सबसे पहले बच्चों मैं स्टार्टिंग में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक शॉर्ट क्लिप बना करके आपको दे रहा हूँ। तो ये शॉर्ट क्लिप है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस के। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, हर तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको मिलेगी। सारी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी वैरायटी यहाँ पर कवर होगी बच्चों। हर वैरायटी, सारी तरीके के प्रॉब्लम आपको यहाँ आज देखने को मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर वैरायटी आज यहाँ कवर हो जाएगी। हर तरीके की प्रॉब्लम, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हों, इलेक्ट्रिक फील्ड के हों, यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट with the previous year problems of first chapter which is electric charge and field। चलिए, हमारे पास सेगमेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। 1 मार्क्स सबसे पहले है, देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन। सिंपल से प्रॉब्लम होंगे और जितनी भी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है वहीं से ही सारी एप्लीकेशंस होंगी। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट विद, देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखिए बहुत ही सिंपल है, अपना दिमाग लगाना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट मैंने बना ली। सबसे पहले एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट मैंने बना ली है यहाँ पर लाइक दिस। उसके बाद उसके नियर बाई मैंने एक -q चार्ज बच्चों यहाँ रख दिया है। उसकी वजह से अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस तरीके से, और दूसरी सरफेस पे उसका अपोजिट विच इज़ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक और खासियत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। दैट मीन्स देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। इस तरीके से ये पैटर्न हमारा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। इस तरीके से बच्चों ये पैटर्न जो है हमारा बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। ये देखिए बच्चों, हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया है तो मैं ये प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा। याद करिए, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कराई थी तो 2 पॉजिटिव चार्ज लिए थे मैंने इस तरीके से। 2 पॉजिटिव चार्ज लिए थे, उसमें इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। देखिए मैंने कर भी दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी रिपल्सिव मोड में। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? देखिए कितनी सिंपल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी प्रॉब्लम कर रखी है बच्चों हमने थ्योरी पोर्शन में। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमने कर रखी है। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। बिल्कुल, ये दे विल नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। वाई? बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर बच्चों। अगर वो क्लोज लूप फॉर्म कर लेगी, मान लो ये क्लोज लूप इसने फॉर्म कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और मान लो हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज तो इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा लाइक दिस, और वर्क डन फॉर अ वन क्लोज लूप विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। बट ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर हम पहुंचते हैं तो वर्क डन कितना होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का? 0। क्लियर है? और वो क्या बताता है? कंजर्वेटिव इन नेचर को। ठीक, सो दे विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर एकदम? चलिए, नेक्स्ट, 2 equal balls having equal positive charge q coulomb are suspended by an insulating string of equal length.
What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? अच्छा, देखिए इस तरीके की सिचुएशन होगी। अगर दो इंसुलेटिंग वायर से दो सेम चार्ज के अगर मैं बॉल सस्पेंड कर दूं तो ड्यू टू रिपल्शन दे विल बी एक्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से वो एक्ट करेंगे। ठीक, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा विद द सेम फोर्स, लेट्स से एफ। अब वो कह रहा है कि इसके बीच में मान लो मैं एक प्लास्टिक की शीट इमर्ज कर दूं लाइक दिस। तो आपको पता ही है जैसे ही मैं किसी और मटेरियल को दो चार्जेस के बीच में किसी और मटेरियल को डालता हूँ तो उनके बीच में जो फोर्स है बच्चों वो क्या होती है। लेट्स से दिस इज Q1, इट इज Q2 एंड देयर आर डिस्टेंस अपार्ट। फोर्स विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं किसी और मीडियम को डालता हूँ तो वो फोर्स जो है वो k टाइम्स विल डिक्रीज बच्चों। फोर्स जो है k टाइम्स क्या हो जाती है, डिक्रीज। एंड k इज व्हाट, k क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, द फोर्स विल डिक्रीज, k टाइम्स इट विल डिक्रीज। ठीक, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल ठीक है, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? बिकॉज अगर वो किसी भी पॉइंट पर क्रॉस करेंगी बच्चों तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर आर टू टेंजेंट, दैट मीन्स टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। Why must electrostatic field at a surface of a charged conductor be perpendicular to everywhere on it? ये पूछा है बच्चों, कोई एक कंडक्टर है, ऑल्दो ये डिटेल में हम कंडक्टर्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कोई एक कंडक्टर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती हैं बच्चों? तो कंडक्टर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इसलिए होती हैं बच्चों, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक एंगल पे ले लूँ, ये थीटा। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक बेस कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब कंडक्टर की एक खासियत होती है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बच्चों चार्ज को मूव करा देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं देखा गया। दैट्स वाई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to a conducting surface, and that's the most important property of conductor also. Electric field lines are always perpendicular to conducting surface. Clear है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 आर प्लेस एट डी डिस्टेंस अपार्ट एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट अ पॉइंट P, लाइन जॉइनिंग देम। ओके, यहाँ पर 0 है। राइट डाउन द टू कंक्लूजन्स। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, डी डिस्टेंस अपार्ट हैं, और एक पॉइंट है यहाँ पर P, लेट्स से ये R डिस्टेंस अवे है, लेट अस सपोज। अब वो पूछ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ये है बच्चों, एक की वजह से ऐसे होनी चाहिए और एक की वजह से ऐसे होनी चाहिए। और यही दोनों चीज़ें हमें ये बता रही हैं, पहला कंक्लूजन कि बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर। क्लियर है एकदम? Q1 Q2 दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं बच्चों, सेकंड कंक्लूजन। अब देखो, मान लो Q2 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और Q1 को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीधा सा लॉजिक है, या फिर हम अगर ये ऐसा ना भी लें, ऐसा कुछ ना भी लें, तो सीधी सी बात है ना बच्चों। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होती है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R²। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड बहुत कम है। क्लियर है? तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा होगी। क्लियर एकदम? अगर मान लो हम दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ले लेते हैं, लेट्स से Q1 बराबर Q2, तो सीधा सा लॉजिक है ना यार, Q2 की वजह से यहाँ पर फील्ड जो है ज़्यादा होगी क्योंकि ये पास है, और Q1 की वजह से कम होगी। तो और उस केस में क्या है, P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकती कभी भी। तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, सीधा सा फंडा है। हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई अगर हमें मैथमेटिकली भी प्रूव करना है तो देखिए बच्चों, Q1 की वजह से क्या होगा, देखिए Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, Q1/R+D का होल स्क्वायर, और Q2 की वजह से क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2/R²।
और हमें इन दोनों को बराबर करना ही है किसी भी कीमत पे, तभी नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगी। दैट मीन्स के क्यू वन बाय आर प्लस डी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बच्चों के क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट। दैट मीन्स Q1 बाय Q2 विल बी इक्वल्स टू वॉट, क्या हो जाएगा Q1 बाय Q2, ये हो जाएगा बच्चों R प्लस डी अपॉन में R का होल स्क्वायर। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो दो कंक्लूजन बच्चों हमने यहाँ से निकाल दिए। पहला कंक्लूजन बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर एंड दूसरा Q1 इज ग्रेटर देन Q2। चलिए बच्चों सिंपल। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये नहीं करेंगे क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन में। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टाइम्स द डाइपोल लेंथ। It is a scalar vector. Yes, it is a vector quantity. Its direction is from negative charge to positive charge. Draw a plot showing the variation of electric field with a distance r due to a point charge. बहुत सिंपल है बच्चों, E और R का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक, देखिए कितने इजी से प्रॉब्लम यहाँ आ रहे हैं अगर आपके थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस प्रॉब्लम को आप बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है। अ पॉइंट चार्ज, देखिए अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है एक प्रोटॉन है, ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन इट विल टेंड टू मूव। देखिए कितना सिंपल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगी हुई है और एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रखा हुआ है, तो वो अलोंग द फील्ड ही मूव करेगा, ये आपको पता ही है। इट विल मूव अलोंग द फील्ड। नेगेटिव चार्ज विल मूव अपोजिट टू द फील्ड, ये आपको पता ही है। क्लियर है बच्चों। देखिए कितने इजी से प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है बच्चों, इन विच ओरिएंटेशन और डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हम कर सकते हैं बच्चों, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पोटेंशियल में। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। इक्विलिब्रियम को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ऐसे ही इक्विलिब्रियम से रिलेटेड या फिर वर्क डन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इस सेगमेंट में मिलेंगी, तो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिन पर चार्ज क्या है, इक्वल, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन अ वाटर एट अ सेम डिस्टेंस। के ऑफ वाटर इज 80। आपको पता है 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, तो द न्यू फोर्स विल बी 8 अपॉन में 80 विच इज़ 1/10। क्लियर है। सो 1/10 हो जाएगी फोर्स। क्लियर है, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। अब देखिए बहुत सारे इसमें 4 सेगमेंट दे दिए, तीनों तो ऑटोमेटिकली ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एंड देखिए बनाया भी कैसे गया है, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से बनाया जाता ये भी गलत होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, या तो वो टर्मिनेट हो रही हो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, या फिर परपेंडिकुलरली ही निकल रही हो। ये खासियत होती है कंडक्टर की, जो अभी भी डिस्कस करी। Point out whether the following statement is right or wrong. The mutual force between the two charges do not affected by the presence of other charges. दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो अदर चार्जेस से इफेक्ट नहीं होती। करेक्ट, करेक्ट। 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं Q1 और Q2। ये Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है, लेट से रिपल्सिव इधर की तरफ, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है Q3, वो भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये वाली फोर्स इसको इफेक्ट नहीं करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। सो दो चार्जेस के बीच में जो म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं, वो प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट। क्लियर एकदम। चलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने यहाँ बहुत सिंपल तरीके से कर लिए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले है ड्राइव। डेरिवेशन वाले तो हम नहीं करेंगे क्योंकि सारी ऑलमोस्ट डेरिवेशन हम कवर कर चुके हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए डेरिवेशन हम कर चुके हैं, दोनों ही केस जनरली हम कर चुके हैं।
उसके बाद देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस विद इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड experience a torque of 4 root 3 Newton meter. Calculate the potential energy of dipole if it has charge plus minus 8 nanocoulomb. अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फंडा आ गया, दैट मीन्स नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं. अगेन देखिए यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस इसने जो है डायमेंशंस चेंज कर रखी हैं. नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं. क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. देखिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल एन इलेक्ट्रिक, अगेन पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए उसको छोड़ते जाएंगे. अगेन देखिए यहाँ पर वर्क डन का प्रॉब्लम है, डाइपोल का बहुत सारी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इन सभी को हम करेंगे, सेम तरीके की प्रॉब्लम है. चलिए ये क्वेश्चन है, अ मेटल स्मॉल metal sphere carrying a charge q is located at the center of a spherical cavity in a large in a uncharged metallic spherical shell. इस तरीके से. okay, what are the charges on the inner and outer surface of the shell? Write down the expression of electric field at point p1. okay, p1 is here. okay, सिंपल है बच्चों, एकदम इजी प्रॉब्लम है. क्या कह रहा है वो इस प्रॉब्लम में कि एक प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इस तरीके से एक मेटलिक स्फीयर था, उसमें से कैविटी कट कर ली लाइक दिस, और यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है बच्चों क्यू. इस तरीके की प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूँ गॉस लॉ के माध्यम से बच्चों. तो क्या होता है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो कंडक्टर था वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था इनिशियली, तो यहाँ पर उसका ही अपोजिट, इनर सरफेस का अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. सो दैट्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस बच्चों. पहला पोर्शन हो गया. अब एक पॉइंट लिया हुआ है P1 हेयर, यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है P1 हेयर इनसाइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो जीरो होगी, सिंपल है, बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो, यू नो वेरी वेल. ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ. नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, पॉइंट चार्ज क्यू इज इन द विसिनिटी ऑफ अ अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. देखिए सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था, वो पहले नेगेटिव चार्ज ले लिया था, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था प्लेट इनिशियली, तो एक अपोजिट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा. सो फील्ड विल बी लाइक दिस. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. क्लियर है? इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सिंपल है एकदम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, two concentric metallic spherical shell of radius r and 2r are given a charge q1 and q2 respectively. The surface charge densities on the outer surface of the shell are equal. Determine the ratio of q1 and q2. देखिए वो क्या कह रहा है, दो कंसेंट्रिक मेटलिक स्फीयर हैं इस तरीके से, लाइक दिस. एक का रेडियस है r और एक का रेडियस है बच्चों 2r. ठीक, इस पर चार्ज दिया हुआ है q1, इस पर चार्ज दिया हुआ है q2. वो कह रहा है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सर्फेसिस ऑफ द शेल्स आर इक्वल. आउटर सर्फेसिस, जो शेल्स के आउटर सर्फेसिस हैं उन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, लेट्स से सिग्मा 1 और सिग्मा 2. वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ q1 एंड q2. बहुत ही सिंपल है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, तो सिग्मा 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स q1 अपॉन में 4πr², और सिग्मा 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं, अगेन चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज़ q2 अपॉन में 4π2r², दैट मीन्स q2 अपॉन में 4π इंटू 4r², 4 कॉमन इंटू r². अब वो कह रहा है बच्चों सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 2, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में ऑलरेडी. सो दोनों को उठा करके इक्वेट कर देते हैं बच्चों. q1 अपॉन में 4πr² विल बी इक्वल्स टू q2 अपॉन में 4 इंटू 4πr². दिस इज कैंसिल आउट, सो q1 बाई q2 आप देख रहे हैं सिंपली क्या आ जाएगा, q1 बाई q2
1/4। देखिए कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस आपको लॉजिक लगाने हैं बच्चों, आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं 25 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है वो, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स F वर्सेस 1/r²। F और 1/r² का ग्राफ बनाना है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्ज, 1 और 2 इन दोनों के बीच में, एंड 1 और -3 इन दोनों के बीच में। इंटरप्ट द ग्राफ ऑब्टेन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, सिंपल है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। F और फोर्स और 1/r² के बीच में ग्राफ बनेगा। फोर्स होती है बच्चों K(Q1 Q2)/r²। फोर्स और 1/r² में ग्राफ देखो बच्चों स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आप देख पा रहे हैं, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, वेयर K(Q1 Q2) विल गिव द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब बच्चों ध्यान से देखोगे तो पहला चार्जेस का पेयर है 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, दूसरे का है 1 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 3, तो किसका स्लोप ज़्यादा है बच्चों? इस वाले का। दैट मीन्स दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगी लेकिन स्लोप इसका ज़्यादा है। दैट मीन्स ये कौन सा होगा बच्चों? 1 और 3 वाला, और ये क्या होगा बच्चों? 1 और 2 माइक्रोकूलम वाला। क्लियर है? तो सिंपल इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सिंपल 26। तो क्या है बच्चों ये प्रॉब्लम? सिंपल सी, ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फेरिकल शेल A एंड B हैविंग चार्ज 4Q एंड -10Q। इस तरीके से है, सिमेट्रिक है। ये A, ये B, इस पर चार्ज 4Q, इस पर चार्ज -10Q, were kept at a certain distance apart. Okay, a third identical uncharged sphere C, uncharged है identical C, zero charge, is first placed in contact with sphere A। इसको sphere के साथ contact में लाया गया, separate कर दिया गया। Then B के साथ लाया गया। Now and the sphere A and B are brought in contact and then separated। उसके बाद A और B को contact में लाया गया और separate किया गया। Find the चार्ज ऑन द स्फीयर ए। अब आपको पता ही है, जैसे ही हम किसी दो चार्ज बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज एक्सचेंज ऑफ चार्ज टिल देयर पोटेंशियल विल बिकम सेम। क्योंकि अभी पोटेंशियल की बात नहीं करिए तो ऐसे समझो क्योंकि सब कुछ सेम है, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, तो बराबर बराबर चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तीनों की डायमेंशंस क्या हैं? सेम। अब सबसे पहले इन्होंने ए और सी को कॉन्टेक्ट में लाया। ए और सी को जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाया तो नेट चार्ज देखिए बच्चों कितना है? 4Q प्लस 0, और ये 4Q बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स ए पर चार्ज हो जाएगा 2Q और सी पर चार्ज हो जाएगा बच्चों 2Q। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A देन विद स्फीयर B। अब इसको C को B के साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया, C प्लस B, तो क्या होगा बच्चों? देखिए C प्लस B, C पर चार्ज कितना है? 2Q, B पर कितना है? -10Q, तो टोटल हो गया -8Q। सो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। -4Q यहाँ पर आ गया और B पर आ गया बच्चों -4Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों A और B आपस में मिलाए गए। जब A और B आपस में मिलाए गए तो बच्चों देखो A पर 2Q है, C पर -4Q है, तो टोटल हो गया -2Q। तो -2Q का हाफ विच इज़ -Q A पर, और B पर भी B पर भी क्या होगा? -Q। सो दैट्स द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स द फाइनल चार्ज कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों 27। देखिए अगेन इसमें है फाइंड द वर्क डन, तो ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए है बच्चों। अगेन इसमें भी देखिए बच्चों क्या है, इफ़ द वर्क डन, सो नेक्स्ट चैप्टर। जितने भी क्वेश्चन वर्क डन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में होंगे बच्चों। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विद पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2 एट अ पॉइंट R विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑरिजिन। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर वेक्टर एडिशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और R। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q1,
जो कि ऑरिजिन से r1 डिस्टेंस उसका पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट चार्ज है q2 जिसका r2 डिस्टेंस पॉइंट वेक्टर है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि r डिस्टेंस अपार्ट है, तो बच्चों ये ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन r माइनस r1, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बच्चों r माइनस r2। तो सिंपल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1 इधर, इसकी वजह से E2 इधर, और E1 वेक्टर क्या होगा बच्चों के Q1 अपॉन में R माइनस R1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 कितना होगा बच्चों के Q2 अपॉन में R माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो इस तरीके से बच्चों हम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। क्लियर एकदम। सो 29th प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम 30th 3 मार्क्स प्रॉब्लम। चलिए वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड इतना, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए बच्चों इसके मैं बेसिक फंडे बता देता हूँ आपको। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से, यहाँ पर प्लेट पर ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, फॉर श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, दो प्लेट के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही सकते हैं, दो प्लेट के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट से रिलीज़ किया गया है, वो यहाँ तक आने में उसको टाइम पूछ रहा है वो, तो सिंपल है एकदम, ये डिस्टेंस गया हुआ है d। इनिशियल वेलोसिटी देखिए बच्चों 0 हो गई, और एसिलेशन कितना हो जाएगा बच्चों QE अपॉन में m, दैट मीन्स EE बाय m। क्लियर है। वो टाइम पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो कौन सी अप्रोच हम लगा सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s कितना होगा बच्चों इसका d, ut इज 0, हाफ a की जगह बच्चों EE बाय m, t की जगह t स्क्वायर, फ्रॉम हेयर वी विल कैलकुलेट द t। क्लियर एकदम कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 31st प्रॉब्लम। पहला है ये, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों ये हम कर चुके हैं थ्योरी में, ये थियोरेटिकल पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, दोनों केसेस हमने किया है। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वॉक डन वाली प्रॉब्लम हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे। चलिए तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, देखिए ये सिंपल सी प्रॉब्लम 3 मार्क्स की थी, 2017 में आई है। नेक्स्ट है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं, अपनी थ्योरी का आखिरी टॉपिक यही था हमारा। व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वर नॉट यूनिफॉर्म। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, अगर मान लीजिए फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो देखिए क्या होगा, सिंपल सा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन इंक्रीज कर रही है, और मैंने यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, लेट से -q प्लस q। इधर फोर्स लगेगी F इज इक्वल्स टू QE1, इधर फोर्स लगेगी F इज इक्वल्स टू QE2। क्लियर एकदम। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन इंक्रीज कर रही है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, दैट मीन्स लेट से दिस इज F1, दिस इज F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो उस केस में क्या होगा, जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सिस्टम है अलोंग द फील्ड मूव करने लग जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज कर रही है तो उस केस में क्या होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, तो उस केस में क्या होगा, डाइपोल अपोजिट टू द फील्ड मूव करने लग जाएगा। दैट मीन्स when uniform net force is 0, net torque क्या आता है, P क्रॉस E, while in case of non uniform electric field net force is non-zero। क्लियर है, दो केसेस यहाँ पर बन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन इंक्रीज कर रही है तो सिस्टम जो है अलोंग द डायरेक्शन मूव करने लग जाएगा, अगर डिक्रीज कर रही है तो सिस्टम अपोजिट टू द डायरेक्शन मूव करने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे,
A charge is distributed uniformly over a ring of radius a. Obtain an expression for the electric field intensity E at a point on the axis of the ring. बिल्कुल सिंपल है, हम थ्योरी में कर चुके हैं बच्चों, याद करो. Hence shows that for a point at a large distance from the ring, it behaves like a point charge. चलिए डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी में मैं कवर कर चुका हूँ डेरिवेशन. एक चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज है लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेट्स से क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका रेडियस है लेट्स से, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर. तो एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. क्लियर है बच्चों, ये एक्सप्रेशन आता है ड्राइव के बाद. वो कह रहा है कि शो दैट फॉर अ पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, दैट मीन्स एक्स इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू आर. इन दैट केस बच्चों क्या होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसको, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू बाय एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ. सो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बच्चों देखो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ से 3/2 से बाहर आएगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर क्यूब. दैट मीन्स के क्यू एक्स अपॉन में एक्स क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है. अब फॉर दिस कंडीशन r is very very less as compared to x, so r square is very very less as compared to x square, so r square by x square is very very less as compared to 1. that means this term is nearly 0, so ये simply क्या हो जाएगा, kqx by x cube, that means kq by x square, and that's the expression of electric field due to a point charge at a distance x, which is kq by x square. And from here we prove that in that case if x is very large, so in that case it just behaves like a point charge. अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, 2016 में आया हुआ है. Now next problem 34. An electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field. Obtain the expression of torque experienced by the dipole. ये हो रखा है बच्चों थ्योरी में. Identify the pairs of perpendicular vectors in the expression. Identify two pairs of perpendicular vectors in the expression. ये देखिए क्या कह रहा है बच्चों, दो पेयर हमें फाइंड करने हैं. वो पेयर किसके होंगे बच्चों, टॉर्क और डाइपोल मोमेंट. क्योंकि आपको पता ही है बच्चों क्या एक्सप्रेशन आता है, टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई, टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई. नाउ 11th क्लास की यहाँ बेसिक वेक्टर प्रॉपर्टी लग जाएगी बच्चों. आपको अगर पता हो ए वेक्टर बराबर बी क्रॉस सी, तो हमें पता है ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी. दैट मीन्स if A is perpendicular to the plane of B and C, let's say B vector is this, C vector is this, तो A vector या तो upward होगा ऐसे या downward होगा. that means इस बात को ensure करेगा A is perpendicular to B as well as A is perpendicular to C. It is not necessary that B and C are also perpendicular to each other. So in the same manner, torque is perpendicular to P as well as torque is perpendicular to electric field. It is not necessary that electric field and dipole moment are also perpendicular to each other. No. For example, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है like this, और डाइपोल मोमेंट इस तरीके से है P, ये एंगल थीटा. सो P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल लगाते हुए टॉर्क वेक्टर अंदर की तरफ. सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू E. क्लियर बच्चों. सो ये क्वेश्चन 2015 कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 35th. 2 point charges Q and minus 2Q are placed at vertices B and C of equilateral triangle ABC with side A. Obtain the expression of magnitude and the direction of resultant electric field at point A due to these charges. A पर चलिए सिंपल है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाते हैं. ये प्लस Q, ये -2Q, दिस साइड इज A,
दिस साइड इज ए लाइक दिस। ठीक, अब देखिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड, और इसकी वजह से क्या होगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड। ठीक, सो प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा, प्लस क्यू की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा ई प्लस क्यू, वो कितना होगा बच्चों, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ई प्लस क्यू कितना होगा बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स के क्यू बाय ए स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड, और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड, और वो कितनी होगी, -2 क्यू चार्ज की वजह से। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, के 2q बाय ए स्क्वायर, और ये साफ साफ दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जो रिजल्टेंट है बच्चों वो एग्जैक्टली बीच में से ना जाने की बजाय, रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में ना जाने की बजाय माइनस की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होगी। क्लियर है। अब हमें सिंपल वेक्टर एडिशन ही करना है बच्चों। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, दैट एंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60, ये भी 60 होगा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चों, 120 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड के लिए हम वेक्टर एडिशन लगाएंगे बच्चों, वेक्टर एडिशन। अब देखिए लेट से इसको हम मान लेते हैं x, तो ये क्या होगा बच्चों, 2x। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड x और 2x है, उनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कॉस 120 कितना होता है बच्चों, -½ तो कितना हो गया ये, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, -½ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस साइन, सो -2x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, अंडर रूट 5 - 2 3x स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 3x। दैट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा बच्चों, ई नेट कितना आ गया, अंडर रूट 3kq बाय ए स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब डायरेक्शन के लिए बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए भी सिंपल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वेक्टर एडिशन ही है, ये सिंपल वेक्टर एडिशन ही है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर होते हैं ए और बी, दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा, इस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है लाइक दिस। क्लियर है, ये होता है रिजल्टेंट। तो ये एंगल हम निकालते हैं, वो क्या आता है, tan अल्फ़ा बराबर, tan अल्फ़ा बराबर ये क्या आ जाता है बच्चों, ये भी b, ये थीटा, सो ये b cos थीटा, ये b sin थीटा होता है। सो b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो इसी तरीके से हम इसको भी अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्शन को, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं इट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द चार्ज विच इज़ एट -2q। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है सो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ये एंगल अगर अल्फ़ा आपने मान लिया है तो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू b, मतलब कि ये वाला x साइन, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, अपॉन में 2x प्लस x cos 120, ये आ जाएगा आपका सिंपली tan अल्फ़ा, और जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। क्लियर है बच्चों। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हुए 36th, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिंपल है एकदम, आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट q into 2l and it is just the pair of two equal and opposite charges. It is a scalar or vector, yes it is vector. Deduce an expression of electric field at a point on the equatorial plane of an electric dipole of length 2a. ये हम कर चुके हैं बच्चों, ये प्रॉपर डेरिवेशन है, क्लियर एकदम, 2013 ऑल इंडिया में आया हुआ है। Now next is an electric dipole is kept in a uniform electric field. Derive the expression of net torque acting on it and write its direction. ये हम कर चुके हैं बच्चों, हमारी थ्योरी का आखिरी कंसेप्ट। स्टेट द कंडीशन इन विच डायपोल इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे। पहले स्केच द, so next is sketch the pattern of electric field lines due to a conducting sphere having a negative charge on it, an electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल की वैसे तो हमें कर ही रखा है बच्चों,
इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तो हमने बना रखा है। कंडक्टिंग स्फीयर विद नेगेटिव चार्ज, सिंपल है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको पता ही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बस नेगेटिव है तो क्या होगा इसकी डायरेक्शन इनवर्ड। तो सिंपली इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। चलिए सिंपल। नाउ अब हम स्विच करते हैं अपने 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन इज ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, सब रिपीट टेलीकास्ट है। क्लियर है। Two identical point charges q and two identical point charges q each are kept 2 meter apart in air. A third point charge plus q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the two charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of q. Two identical point charges q each are kept 2 meter apart in air. A third point charge plus q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the two charges such that the system is in equilibrium. Find the position and nature of the q. 2019 में आया हुआ बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ करी होगी तो सारे ये मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं। एक बार हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं बच्चों q, स्मॉल q, उनके बीच में सेपरेशन है बच्चों 2 मीटर, और इन दोनों के बीच में कहीं मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। लेट्स से यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर है तो ये 2 - x की दूरी पर होगा। वो पूछ रहा है बताओ बच्चों फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। तो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, और ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा बच्चों जब ये वाला चार्ज इसको जितनी फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज भी उसको उतनी फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, ये वाला चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ। अगर ये नेगेटिव होगा तो वही अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, सिंपली के Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर, और सिंपली इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर। अगर ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो कराना है, दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, दैट मीन्स के Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स x बराबर 2 - x, दैट मीन्स x बराबर 1 मीटर, दैट मीन्स पोजीशन क्या हो गया, एग्जैक्टली सेंटर। पोजीशन क्या हो गया बच्चों, एग्जैक्टली सेंटर। अब नेचर पे चलते हैं। नेचर में देखो बच्चों, ये चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है, मान लो ये भी इक्विलिब्रियम में तो करना ही है ना हमें, ये भी इक्विलिब्रियम में करना है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव हुआ तो ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। दैट मीन्स दैट चार्ज मस्ट बी नेगेटिव सच दैट ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करे और इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो। दैट मीन्स दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। ये चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है एकदम। ये कहाँ रखा होना चाहिए, ये कहाँ रखा होना चाहिए, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो इस फोर्स पर, इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करा दीजिए। ये इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो मतलब कि ये वाला चार्ज रिपेल कर रहा होगा इसको विद द फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विद द फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इन दोनों को बैलेंस करा दीजिए क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना है। दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में 1, के से के कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, so capital Q will be equals to small q by 4. That's the magnitude, that's the position, and polarity is what बच्चों, polarity क्या होगी, नेगेटिव। तो देखिए सारा डिटेल में हमने बात कर ली। 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 2l at a point distance r from the center of the dipole on the axis। ये कर रखा है बच्चों हमने थ्योरी में। draw the graph of E versus R for R is very large as compared to L। बच्चों ये कंडीशन वही है जो हमने कर रखी है, ये कंडीशन वही है जो हमने कर रखी है।
हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ग्राफ बनाना है, सिंपली ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। If this dipole is kept in a uniform electric field, external electric field E naught diagrammatically represent the position of the dipole in stable and unstable. अभी stable और unstable कहाँ पे करना है बच्चों, हमें next lecture में करना है, next chapter में करना है. Write the expression for torque acting on it in both the cases. Torque का expression लिखना है simple, वो हम लिख ही देंगे. क्लियर है बच्चों? सो ये वाला जो पोर्शन है ये हम तब करेंगे जब हम किसका लेक्चर पढ़ लेंगे ढंग से, पोटेंशियल का. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का ये है, डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल है, हो रखा है. एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ अलॉन्ग विद इट एक्ट्स. ये हमने कर रखा है बच्चों. What happens if the field is non uniform? अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, अभी हमने पहले ही एक क्वेश्चन देखा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी. What would happen if external field is increasing parallel to P and anti parallel to P? ये भी देखिए, एक बार देख लेते हैं. मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बच्चों, ठीक, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है along द फील्ड है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं पैरेलल टू पी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो बच्चों QE1 इधर, QE2 इधर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द पी बढ़ रही है, मतलब इधर की तरफ बढ़ रही है, दैट मीन्स E1 इज ग्रेटर दैन E2, दैट मीन्स F1 इज ग्रेटर दैन F2, दैट मीन्स डाइपोल अलॉन्ग द फील्ड मूव करने लग जाएगा. और अगर एंटी पैरेलल टू पी बढ़ रही है, मतलब इधर की तरफ बढ़ रही है, तो दैट मीन्स क्या मतलब है, E2 इज ग्रेटर देन E1, दैट मीन्स F2 इज ग्रेटर देन F1, दैट मीन्स डाइपोल अपोजिट टू द फील्ड मूव करने लग जाएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल था एकदम, क्लियर है एकदम. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. सो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. ये है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट इफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज. देखिए कैसे कंसेप्चुअल, कितना बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ रहा है. वो कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, लेट्स से उसका एक गॉसियन सरफेस बनाया विच इज स्फेरिकल. अब आपको पता ही है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ के माध्यम से, कि किसी भी एक क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो होता है बच्चों Q बाय एप्सिलॉन नॉट. यू नो वेरी वेल, क्लियर एकदम, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड द डायमेंशन ऑफ दिस गॉसियन सरफेस. वो इस गॉसियन सरफेस के शेप और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता. दैट मीन्स हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अफेक्टेड, there is no change in the flux on increasing the radius. क्लियर है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी तरीके का कोई रेडियस एंड पैरामीटर नहीं आ रहा और वो सिंपल आ रहा है Q enclosed by epsilon naught. ठीक. What is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? देखिए वो क्या पूछ रहा है, एक व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब. एक क्यूब है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर की, एक क्यूब है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर की, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों. इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब सिस्टम ऑफ टू अप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. अब देखो हमें तो एक कंसेप्ट पता है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है उसका फ्लक्स कितना होता है बच्चों, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये एक रिजल्ट हमने गॉस लॉ से निकाला हुआ है. अब देखो डाइपोल है तो नेट चार्ज जीरो हो गया तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों, जीरो. देखिए कितने सिंपल प्रॉब्लम आ रही है. What is the flux due to a electric field E is equals to 3 into 10 power 3 I cap. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3 into 10 power 3 I cap न्यूटन पर कूलम. अब थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर विच इज हेल्ड नॉर्मल टू E. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो स्क्वायर शीट इस तरीके से बच्चों रखी हुई है. ठीक, तो फ्लक्स आप सभी जानते हैं फाई बराबर E डॉट ए विच इज EA कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर. इसका नॉर्मल वेक्टर अलोंग द फील्ड लाइक दिस, थीटा हो गया 0, तो सिंपली E क्या हो गया 3 into 10 power 3 और एरिया क्या हो गया बच्चों
एरिया इसका क्या होगा, साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर विच इज़ 10 × 10 अपॉन में 100 × 100. वाई आई एम डूइंग दिस, टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर इंटू मीटर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम. तो सिंपली आंसर क्या हो गया 30. देखिए कितना सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम हो रही हैं. नाउ यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट A एंड 4A0 एंड 4A0, मतलब इस तरीके से रखा हुआ है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स से एक्स एक्सिस पर इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं. एक चार्ज A, 0 पर रखा हुआ है -2q का, दूसरा चार्ज 4A, 0 पर रखा हुआ है q का, ठीक, +q. Now what is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with center origin. एक रेडियस है, एक स्फीयर है 3a रेडियस का, जिसका सेंटर क्या है बच्चों, ओरिजिन. तो देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये वाला चार्ज इससे आउटसाइड हो गया है, और एक आपको पता ही है नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखना है. अब इसके अंदर Q एनक्लोज कितना होगा बच्चों, -2q बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट्स द आंसर, सिंपल. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a charge q is placed at the center of a cube of side L. A charge q is placed at the center of a cube of side L. एक क्यूब है जिसकी साइड L है, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है. What is the electric flux passing through each face of the cube? अब देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, What is the electric flux passing through each face. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैंने चार्ज रखा हुआ है, तो पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा बच्चों, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब वो एक फेस का पूछ रहा है, तो देखो इसके कितने फेस हैं बच्चों, कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6. तो 6, इसका मतलब 6 फेसेस का जो फ्लक्स है वो कितना है, 6 फेसेस का जो फ्लक्स है वो कितना है बच्चों, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो 1 फेस का फ्लक्स कितना होगा बच्चों, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. दैट्स द आंसर, क्लियर है. फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस 2q -q एंड +3q. 2 charges +2q and -q are enclosed within the surface as shown. What is the electric flux due to this configuration through surface S? इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो सिंपल है बच्चों, आपको पता ही है बाहर के चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और फ्लक्स आता है Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसके अंदर Q एनक्लोज क्या है बच्चों, इसके अंदर Q एनक्लोज कितना है, 2q -q विच इज़ Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो आंसर इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. देखिए कितने सिंपल हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये कह रहा है गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर whose plane is parallel to YZ प्लेन. देखिए सिंपल है, YZ प्लेन के पैरेलल का क्या मतलब है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लेट्स से ये अपना एक्स एक्सिस, ये Y, ये Z, YZ के पैरेलल मतलब इस तरीके से रखा हुआ है. दैट मीन्स इसका नॉर्मल वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है विच इज़ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि कितना है 5 × 10⁻³ I कैप. इसकी साइड कितनी है स्क्वायर की, 10 सेंटीमीटर. देखिए बिल्कुल सिंपल इसी तरह से है, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से है जो थर्ड प्रॉब्लम हुई है. फ्लक्स सिंपली E.A विच इज़ EA cos थीटा वेयर थीटा इज हेयर 0 डिग्री. क्लियर है. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 डिग्री with the x axis? अब इसको अगर मैं इस स्क्वायर को अगर मैं x axis से 30 डिग्री टिल्ट कर दूँ, तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, देन 30 डिग्री. क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 0 डिग्री. अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अपना एरिया वेक्टर भी घूमेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, EA cos 30 डिग्री. कितना सिंपल है, देखिए ओरल हो रहा है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना
फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर पैरेलल टू द वाई जेड। देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी फिगर चेंज है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। देखिए तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक ये सेम है, बैक टू बैक ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं, बस वैल्यूज़ अलग हैं। ठीक, तो हम बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? अ स्फीयर S1, एक स्फीयर है S1 ऑफ रेडियस R1, ओके, एनक्लोज अ नेट चार्ज प्लस Q, ओके। इफ देर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R2, एक और कंसेंट्रिक स्फीयर है S2 जिसका रेडियस है R2 एज शोन, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। एनक्लोजिंग अ चार्ज 2Q, यहाँ पर चार्ज 2Q रखा हुआ है, ये दिख रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, रेशियो निकालना है S1 और S2 से। देखिए S1 से फ्लक्स कितना होगा, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और S2 से कितना होगा बच्चों, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर चार्ज कितना है बच्चों 2Q प्लस Q विच इज 3Q, सो 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल रेशियो निकालना है। देखिए ओरल हो जा रहे हैं क्वेश्चन। How will the electric flux through a surface S1 change if the medium of dielectric constant K is introduced in the space between S2 in play in air? यहाँ पर वो कह रहा है कि एयर की जगह अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल लें तो किस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो किस तरीके से जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 विल चेंज, अंदर वाले की वजह से किस तरह से चेंज होगा, ये हमें सोचना है। ना अब अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखोगे सो S1 का जो फ्लक्स है वो तो चेंज होगा ही नहीं ना बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो Q ही है, चाहे बाहर आपने मीडियम चेंज कर दिया। सो आंसर इज रिमेन सेम विच इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, करेक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, अ थिन स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज एनक्लोज्ड बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r and length l along its axis coinciding with the length of the wire. Find the expression for electric field through the surface of the cylinder। ये देखिए थ्योरी में हम कवर कर चुके हैं, सिंपल सा थ्योरी का पार्ट हम ये कवर कर चुके हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये क्या कह रहा है, देखिए शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग conductor is given by E is equals to sigma by epsilon naught where sigma is the surface charge density। देखिए बच्चों ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज़ अ चार्ज Q, अ चार्ज Q is placed at the center of the shell। What is the surface charge density on the inner and outer surface of the shell? देखिए क्या कह रहा है, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हम बना लेते हैं जिसका इनर रेडियस है R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। इस तरीके से कह रहा है बच्चों, inner radius is R1 and outer radius is R2। now वो कह रहा है has a charge Q, a spherical conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2 has charge Q। charge Q is placed at the center of the shell। सेंटर पर एक स्मॉल q चार्ज है और इसका नेट चार्ज जो है वो क्या है, कैपिटल Q। इसका नेट चार्ज जो है क्या है, कैपिटल Q, जो कि ऑब्वियसली बात है कहाँ पर होगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर होगा। ठीक, अब देखिए ये जो स्मॉल q चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, जैसे ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इसका अपोजिट चार्ज इनर सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा, दैट्स मीन माइनस q चार्ज इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा, और उतना ही चार्ज इक्वल अमाउंट में इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों देखो कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और ये सब हम गॉस लॉ के माध्यम से हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर चार्ज अगर Q है तो उसके जस्ट अपोजिट चार्ज माइनस Q यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, और प्लस Q चार्ज उसके आउटर सरफेस पर इंड्यूस हो जाता है। तो देखिए टोटल चार्ज प्लस आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा बच्चों, Q प्लस स्मॉल q, इनर सरफेस पर माइनस Q। ठीक, अब देखिए वो पूछ रहा है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो सिंपल है बच्चों, इनर सरफेस पे कितना होगा, इनर सरफेस पर कितना होगा बच्चों, Q अपॉन में 4 पाई R1 स्क्वायर, और आउटर सरफेस पे क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज Q प्लस स्मॉल q अपॉन में 4 पाई R2 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वो पूछ रहा है बच्चों
write the expression of electric field at a point x is greater than r2. That means outside electric field पूछ रहा है बच्चों. So अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आउटसाइड वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है x डिस्टेंस पर, तो हमें पता ही है स्फेरिकल शेल, ऑल्दो स्फेरिकल शेल सिलेबस से बाहर हो गया है, लेकिन अगर स्फेरिकल किसी भी स्फेरिकल शेल पर कोई भी एक चार्ज है लेट्स से q, और उसके सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो वो कितनी होती है बच्चों, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर. क्लियर है. सो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा. टोटल चार्ज एक तो स्मॉल क्यू ये और कैपिटल क्यू ये वाला. क्लियर है. क्योंकि जो इंड्यूस हुआ है माइनस और प्लस, ये तो नेट इफेक्ट जीरो ही करेगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ, के क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. क्लियर है बच्चों. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, कंसीडर टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फेयर S1 and S2 enclosing charge 2q and 4q. Okay, S1 and S2 enclosing charge 2q and 4q respectively. Find out the ratio of electric flux through them. सिंपल है जैसे अभी हुआ है. इसका S1 की वजह से क्या होगा, 2q अपॉन में इसका रेडियस लेते हैं लेट्स से R1, इसका रेडियस R2. सो 2q अपॉन में 4 पाई R1 स्क्वायर, और S2 की वजह से कितना होगा बच्चों, 4q प्लस 2q अपॉन में 4 पाई R2 स्क्वायर. दोनों का रेशियो आ जाएगा. उसके बाद हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन S1 इन प्लेस ऑफ एयर. तो सिंपल है बच्चों, वो कह रहा है हाउ will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant ER is introduced in the space inside S1. S1 के अंदर जो है हम मीडियम को चेंज कर रहे हैं. अब आपको ये पता ही है जैसे ही हम मीडियम चेंज करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर हम कोई मीडियम चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों, एप्सिलॉन, जो कि क्या होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो जो न्यू फ्लक्स है फाई डैश वो कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन, और क्यू एनक्लोज तो यहाँ पर कितना है बच्चों, 2q बाय एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. क्लियर है एकदम. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज two large charge plane sheet of charge density sigma and minus 2 sigma are arranged vertically with separation d. ओके, लेट्स से इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं. दो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा देता हूँ. ये सिग्मा, ये -2 सिग्मा कुछ d डिस्टेंस पर अपार्ट हैं. ये ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लेफ्ट टू द फर्स्ट. यहाँ पर राइट एंड यहाँ 3 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, P Q and R. P Q R पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो देखिए P यहाँ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड. इस पर यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से अलाउंग इनवर्ड इस तरफ से. यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड. क्लियर है. सो देखिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगी 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इधर की तरफ होगा विच इज़ 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ की बात करेंगे तो ये दोनों टर्म एड ऑन हो जाएंगी. सो नेट फील्ड इधर की तरफ ही आएगी विच इज़ 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों को उठा करके ऐड कर दो, और यहाँ पर बच्चों देखो क्या होगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर. तो क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इधर की तरफ होगी विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है एकदम. सिंपल सी देखिए प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास. अब देखिए ये स्फेरिकल शेल वाली प्रॉब्लम है, इस बार सिलेबस से हट गया है तो हम इसको लीव कर देते हैं, स्फेरिकल शेल. ठीक बच्चों. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आपको आता ही है, राइट इट्स SI यूनिट. द इलेक्ट्रिक फील्ड component in the figure shown is Ex is equals to alpha x Ey0 Ez0.
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, एक्स के साथ बढ़ रही है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूमिंग ए इज इक्वल्स 0.1। ये 0.1 है। देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा हो जाएगा ये 17th प्रॉब्लम। बहुत इजीली हम इसको टैकल कर सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन देखिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, लाइक दिस। क्लियर। ये ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E, विच इज़ ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स। अल्फा की वैल्यू इज गिवन विच इज़ 100। सो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, अल्फा एक्स विच इज़ 100, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.1। सो ये क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर आ रही है वो कितनी होगी, 100 अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0.1 प्लस 0.1 विच इज़ 0.2। सो इट इज़ 20। क्लियर है बच्चों। सो देखो, और ई वाई ई जेड 0 है। सो देखो बच्चों, नेट फ्लक्स अगर हम बात करें, नेट फ्लक्स कितना होगा, देखिए ये जो सरफेसेस हैं इनकी वजह से नेट फ्लक्स तो 0 होगा, क्योंकि इन सभी का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा एन कैप, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू ए। ई कितना है बच्चों, 20। ए कितना है बच्चों, इसका एरिया कितना होगा, स्मॉल ए का स्क्वायर विच इज़ 0.1 का स्क्वायर। ठीक, वहीं इसकी वजह से कितना होगा बच्चों, ई ए। तो यहाँ पर ई कितना है बच्चों, 10, ए कितना है 0.1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा। क्यों बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल देखो कितना है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 180 डिग्री, cos 180 होता है -1। सो जो नेट फ्लक्स आएगा बच्चों, फाई नेट आएगा, वो कितना आएगा, 20 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, विच इज़ कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 0.1। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, फाई नेट विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना सिंपल है, अच्छी प्रॉब्लम थी। लेकिन देखिए अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं, दो शीट ले ली हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 and 3। 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर। देखिए 2 इन बिटवीन है, इन बिटवीन पॉजिटिव, इस वाले पॉजिटिव की वजह से इधर होगा, इस वाले पॉजिटिव की वजह से इधर होगा। सो दोनों माइनस हो जाएंगे। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी जो अभी हमने करी। और यहाँ पर देखिए इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड, और दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, एड ऑन। ठीक, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सिग्मा 1 ज़्यादा है, सिग्मा 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, क्योंकि इधर की तरफ मैग्नीट्यूड विल ग्रेटर। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in figure. Electric field is 50x I cap। देखिए बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर क्यूब की जगह क्या ले लिया है, सिलेंडर। क्लियर है। इसके कर्व पार्ट का तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है। इसकी वजह से फ्लक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री। इसकी वजह से फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री। वो पूछ रहा है नेट फ्लक्स, वो तो निकल ही जाएगा बच्चों। यहाँ का फ्लक्स निकलेगा ई की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 50, और एक्स की जगह ये सेगमेंट हम डाल देंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर फ्लक्स ई इंटू ए, ई यहाँ पर कितना होगा 50, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। और एरिया बच्चों 25 सेंटीमीटर गिवन है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन। सो यहाँ से नेट फ्लक्स आ जाएगा, उसके बाद नेट चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स ही हमने सारी तरीके की वैरायटी यहाँ पर कवर करी हैं। सो इसको हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। सेम प्रॉब्लम्स हैं और सारी की सारी। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।